गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीरज पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार प्रसाद आज आप लोगों के सामने क्लास 11 का इतिहास हिस्ट्री का पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर समय की शुरुआत से, समय के प्रारंभ से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम जो पहला चैप्टर है, इससे संबंधित मेरा फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने मानव उद्भव, उसके काल और डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। और मैं इस वीडियो जो कि दूसरा वीडियो है इस चैप्टर से संबंधित, समय के शुरुआत से ये जो चैप्टर है इससे संबंधित मेरा दूसरा वीडियो है ये। और इस दूसरे वीडियो पर आज हम बात करेंगे उससे आगे की, अर्थात आधुनिक मानव होमो सेपियंस के बारे में, और उसके अलावा उनके रहन सहन, भोजन और इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारा आज का विषय, जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 11 का, समय की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। और ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है और ये दो वीडियो के अंतर्गत हमने समेटने का प्रयास किया है इस चैप्टर को। आधुनिक मानव, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, इस मानव का विकास 1.9 लाख से लेकर 1.6 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। और इसे होमो सेपियंस, या हम कह सकते हैं कि ये सोचने समझने वाले प्राणी के रूप में अपने आप को डेवलप कर लिया था। इसका चरणबद्ध तरीके से जो विकास हुआ, उस विकास के क्रम में ये सोचने, चिंतनशील, विचार करने वाला मानव के रूप में अपने आप को विकसित किया। और यही होमो सेपियंस आगे चलकर कई प्रकार के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हुआ, जो आज हम वर्तमान में मानव के स्थितियों को देख रहे हैं। आज हम जिस स्वरूप में नज़र आ रहे हैं, इसे आधुनिक मानव के स्वरूप में बदलाव और इनके चिंतन और इनके प्रक्रियाओं के वजह से ये आज हमें, ये हमारा समाज, हमारे बहुत से चीज़ें दिखाई देते हैं। तो आधुनिक मानव होमो सेपियंस के बारे में जानने से पूर्व हम एक बार और हम समझने का प्रयास करते हैं। होमो सेपियंस जो कि शुरुआती मानव का जो जहाँ से हमारा प्रादुर्भाव, मानव के प्रादुर्भाव हुआ है, उद्भव हुआ है, वो लगभग 320 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट के रूप में, और उन्हीं के होमोनाइड और होमिनिड के रूप में विकसित होकर के फिर उसके होमिनिड के कई अलग जातियां, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस जो कि चलने फिरने में सक्षम था, और अंत में होमो सेपियंस के रूप में विकसित हुआ। ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकसित हुआ, जो कि चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत में भी बताया गया है कि बानर जो प्रजाति जो था, उससे धीरे धीरे मानव का चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ। पहले बानर 4 पैरों पे चलते थे, उनमें जो परिवर्तन आया वो भी 4 पैरों पे चलने वाले परिवर्तन के रूप में ही था। बाद के समय में वो 2 पैरों पर चलने लगे, और उसके बाद अपने हाथों का प्रयोग करके कुछ कार्य करने लगे, और फिर धीरे धीरे उनके जबड़े और चेहरे के बनावट में परिवर्तन आया, और वो आज के मानव के जैसा दिखने लगे। ये कई लाख वर्षों तक ये चलता रहा। तो यहाँ पे हमारा जो विषय है आधुनिक मानव आज का, जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, लेकिन ये इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका उद्भव स्थल कौन सा था? तो उद्भव स्थल के रूप में विद्वान 2 अलग अलग सिद्धांतों को लेकर मतभेद है विद्वानों में। पहला है प्रतिस्थापन का सिद्धांत और दूसरा है क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रतिस्थापन। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये प्रतिस्थापन, यानी कि अफ्रीका महादेश में इनका जन्म हुआ और ये प्रतिस्थापित होकर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट हुए, दूसरी जगह चले गए, यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, एशिया चले गए या अन्य स्थानों पर, और जा कर के वहाँ पे अलग अलग आकार प्रकार या फिर उनके कार्यों में, बनावटों में परिवर्तन आया,
लेकिन एक ही जगह अफ्रीका से वो सभी जगहों पे गए थे। तो इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वान इसे प्रतिस्थापन सिद्धांत मानते हैं। जबकि दूसरे कुछ और वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका मानना है क्षेत्रीय निरंतरता, अर्थात उनका मानना है कि अफ्रीका एशिया के साथ साथ यूरोप, अमेरिका या दूसरे स्थानों पर भी ऐसे मानव का उद्भव हुआ था और वो अफ्रीका या एशिया से अलग उनका उद्भव हुआ था। तो ये अलग जो उद्भव हुआ उनका भी विकास हुआ और आज वो मानव के रूप में दिखाई देते हैं। तो दोनों सिद्धांत को मानने वाले अलग अलग वैज्ञानिकों का समूह है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान जो मानते हैं वो इस प्रतिस्थापन इसलिए कि अफ्रीका में सबसे प्राचीन मानव का 56 लाख वर्ष पूर्व मानव का जो अस्तित्व का पता चला है वो पता अफ्रीका में चला, यानी कि सबसे प्राचीन मानव के अस्तित्व का पता अफ्रीका में चला। हालांकि वैज्ञानिकों के साक्ष्य के अनुसार 320 लाख वर्ष पूर्व या उससे पहले बताते हैं, लेकिन वो मानव का आज के स्वरूप जैसा नहीं थे, वो बानर के स्वरूप के थे। तो हम कह सकते हैं कि मानव के स्वरूप का सबसे प्राचीन साक्ष्य जीवाश्म के रूप में अफ्रीका में मिला। उसके बाद आज जो ज्ञानी मानव जिसे हम लोग कहते हैं या फिर वर्तमान मानव का जहाँ से विकास शुरू हुआ उसका प्राचीन साक्ष्य इथोपिया में प्राप्त हुआ और उसी के आधार पर धीरे धीरे पूरे और मानव के इतिहास की उद्भव के उनके स्थान की जानकारी हमें प्राप्त होना शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं उसके भोजन। तो उनका भोजन क्या था? मुख्य रूप से वो 4 प्रकार या 4 तरीक़ों से भोजन को प्राप्त करते थे। पहला था शिकार, जानवरों को मार करके खाना। इसमें ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि छोटे जानवरों को मारकर ही खा पाते होंगे वो लोग। दूसरा था तरीका भोजन को एकत्रित करके जंगलों से या कहीं से इकट्ठा करके संग्राहक के रूप में। तीसरा था उनका तरीका मछली पानी से बड़े बड़े तालाब, समुद्र या जो भी स्थान पे मछली उपलब्ध हो सकता था, तालाब या पानी के जो भी स्रोत थे उनसे मछलियाँ प्राप्त करके वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। और चौथा महत्वपूर्ण है अपमार्जक, अर्थात वैसे भोजन जो बड़े जानवर मार करके छोड़ देते हैं उन मरे हुए जानवर के भोजन को नोच करके काट करके अपने लिए प्रयोग करना, खाना, वो अपमार्जक। तो ये भोजन का इनका ये तरीका था। ऐसे सामान्यतः आदि मानवों को शिकारी और संग्राहक माना जाता है। उनका आवास उस समय जंगल, उनके जंगलों पर पेड़ और गुफाओं में माना जाता है और आज भी गुफाओं में उनके प्रमाण मिले हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र मिले हैं जो लाखों वर्ष पूर्व के चित्र हैं और वो ज़्यादातर चित्र शिकार करता हुआ दिखाया गया है और जानवरों के चित्र ज़्यादातर दिखाए गए हैं। औजार उनके संबंध में, तो इनके औजार मुख्य रूप से पत्थरों के होते थे, लकड़ियों के बने होते थे, हड्डियों के बने होते थे। बाद के समय में जब धातु का प्रयोग होने लगा तो कुछ औजार धातु के प्राप्त हुए हैं। भाषा के संबंध में ये माना जाता है कि प्राचीन आदि मानव जो भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम करना शुरू किए थे वो संकेतों में था, हाव भाव के द्वारा अपनी बातों को, अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचा पाते थे। आज भी हम बानरों को विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकाल करके अपने समूह को अपने पास बुलाने के लिए आवाज़ का प्रयोग करते हैं। वैसे ही आवाज़ का प्रयोग संभवतः उस समय ये मानव, आदि मानव करते होंगे और इन्हीं ध्वनियों के विकास के बाद भाषा का जन्म हुआ और धीरे धीरे बाद में लिपि का जन्म हुआ। लेकिन हम इस औजार को अच्छी तरह से समझने के लिए इस पाषाण काल को समझना जरूरी है। जो आधुनिक मानव या उससे पूर्व कई लाख वर्ष तक के मानवों के इतिहास के बारे में हम जंगल में रहते थे वो उनके बारे में समझना हो तो पाषाण काल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय मुख्य रूप से औजारों का प्रयोग इनके द्वारा जो होता था वो पाषाण यानी कि पत्थरों के औजार होते थे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया पाषाण काल को। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग है नव पाषाण काल।
तो पाषाण काल की जो सबसे बड़ी देन है, पूरा पाषाण काल में पत्थर के जो औजार होते थे वो बड़े बड़े खुरदरे बहुत अच्छे नहीं थे। दूसरा, मध्य पाषाण काल में जो पत्थर थे छोटे थे, नुकीले और अच्छे ढंग से प्रयोग करने लायक थे। इस वजह से शिकार करना उनके लिए आसान हो गया। लेकिन इस समय की जो बड़ी देन है वो है आग का आविष्कार। आग के आविष्कार ने उन्हें दो महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके जीवन में ला दिया। एक कि वो अब भोजन को पका के खा सकते हैं, और दूसरा खतरनाक जानवरों से अपने बचाने के लिए आग को प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, बाद के समय में इसका प्रयोग होने लगा जंगलों को जला करके खेती योग्य ज़मीन तैयार करना या अपने रहने के लिए ज़मीन तैयार करना। और रहने के नाम पर तो उनके आवास जो थे ज़्यादातर गुफा और जंगल ही हुआ करता था, लेकिन कुछ जगहों पर पेड़ पौधों के पत्ते टहनियों के बना हुआ झोपड़ी भी देखने को प्राचीन काल का चित्रों में मिला है। और अंतिम जो पाषाण काल का चरण था वो नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल ही है जो मानव के अंतिम चरण के पाषाण काल का अंतिम चरण जरूर था, लेकिन वहीं से मानव के आधुनिक जो स्वरूप है, आज जो हम जिस अवस्था में दिख रहे हैं, वहाँ से परिवर्तन होना शुरू हो गया। सभ्यताओं का विकास भी नवपाषाण काल के बाद धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास शुरू हो गया। और हमने आज जितना भी दुनिया में परिवर्तन देखा या है अभी वर्तमान में, वो नवपाषाण काल के बाद धीरे धीरे उत्तरोत्तर 4-5 हज़ार 10 हज़ार सालों के बीच ही हुआ है। नवपाषाण काल में जो महत्वपूर्ण आविष्कार हुए थे उसमें पहिए का आविष्कार, खेती का आविष्कार और चाक, पहिए के जैसा ही चाक का भी आविष्कार हुआ था। और उस समय के जो लोग थे इन सब का प्रयोग करके, खेती का प्रयोग करके एक जगह एकत्रित रहने लगे, समूह में रहने लगे, अर्थात समाज का निर्माण की शुरुआत वहाँ से होता है। तो कुल मिलाकर हमारे जो आदि मानव थे, नवपाषाण काल आते आते एक ज्ञानी मानव के रूप में और 40,000 वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव के रूप में इनका काल माना जाता है। और नवपाषाण काल आते आते उन्होंने बहुत से चीज़ों में परिवर्तन किया, क्रांति ला दिया और नए नए चीज़ों का आविष्कार हुआ। और इसी के वजह से सामाजिक जीवन और आज के वर्तमान जो समय है, इन सभी चीज़ों को हम आज देख पा रहे हैं। तो हमारा जो ये जो चैप्टर है समय की शुरुआत से, ये 11th क्लास का पहला चैप्टर, और इसमें 2 वीडियो हमारे बने हुए हैं। पहला वीडियो में हमने चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत के बारे में समझा, और साथ ही साथ उस समय के जितने भी प्रकार के वानरों से जो क्रमिक परिवर्तन हुआ था उनके बारे में जाना। और दूसरा हमारा जो वीडियो है उनके भोजन, उनके आवास, पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया। तो इनसे संबंधित हमारा जो कुछ प्रश्न बनता है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पाषाण काल और आदि मानव का जीवन। दूसरा, नवपाषाण काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। तीसरा हमारा प्रश्न बनता है आग के आविष्कार ने किस प्रकार आदि मानवों के जीवन में बदलाव लाया। तो वहीं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ बनते हैं, जो कि आधुनिक मानव या विभिन्न काल के जो लोग थे उन कालों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो इन सभी का अध्ययन करना है और उसका नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे चर्चा करेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। धन्यवाद। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर लिखें।